हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने समय समय पर गद्यांशों और पद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की है। साथ ही साथ हमने अपने उन अध्यायों में प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखनी है, ये इन सब बातों पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम आचरण की सभ्यता, कुटज और जुबान निबंधों के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले उस गद्यांश को जानेंगे और उसके बाद उसके प्रसंग यानी कि वह किस निबंध से लिया गया है, उसके लेखक कौन है और लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, इन सब पर हम ये सब बातें जानते हैं। और व्याख्या में हम दिए गए गद्यांश के विषय में विस्तार पूर्वक लिखते हैं। और उस साथ ही साथ हम विशेष पर भी चर्चा करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले आचरण की सभ्यता निबंध के गद्यांश को मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम इसके प्रसंग, व्याख्या और विशेष के विषय में जानेंगे। दोस्तों, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत का अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। मनोराग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए चयन, नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। दोस्तों, इस गद्यांश में लेखक आचरण के विषय में बताना चाहता है, यानी कि अच्छे आचरण से हमें क्या फायदा होता है, अच्छे आचरण से मनुष्य को क्या मिलता है, इन सब बातों को वो बताना चाहता है। अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। प्रस्तुत अवतरण आचरण की सभ्यता नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक कौन है? सरदार पूरन सिंह। अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत लेखक आचरण की महत्ता को बताते हुए कह रहा है कि आचरण की सभ्यता विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व सभी पर कार्य करती है और इन सभी में अच्छे आचरण की यानी कि आचरण की आवश्यकता है। आचरण के बल पर ही, अच्छे आचरण के बल पर ही कोई व्यक्ति जो निर्धन है वह भी राजाओं को मुंह चढ़ा सकता है। यानी कि हमारा आचरण अच्छा होना जरूरी है। इस आचरण के प्रभाव से मन के भाव मृदुल हो जाते हैं, ज्ञान हमारा बढ़ जाता है और हमारा कल्याण होता है। आचरण के कारण ही चित्रकला भी अपना एक रूप ले लेती है। इसके प्रभाव से वक्ता, सुनने वाला, जब हम बोलने वाला है वह भी चुप हो जाता है अच्छे आचरण के कारण। लेखक भी मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसकी लेखनी भी थम जाती है। आचरण की सभ्यता आने पर मूर्तिकार की कल्पना भी कुलांचे भरती है और नई नई मूर्तियां बनाने के लिए उसकी कल्पना में नई नई ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये हमने इस गद्यांश की व्याख्या के विषय में जाना। अब हम इसमें लेखक विशेष रूप से क्या कहना चाहता है उसे जान लेते हैं। इसमें हमें गद्यांश में हमें लेखक ने आचरण की सभ्यता के महत्व को बताया है और इस गद्यांश में उसने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। अगला गद्यांश मेरा कुटज निबंध से लिया गया है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ने, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंद्रावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। दोस्तों, इसमें लेखक ने सुख और दुख के विषय में बताया है कि किस प्रकार हम सुख और दुख को मानते हैं, इसीलिए हमें इसका अनुभव होता है। अब हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत अवतरण ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से अवतरित है। और दोस्तों, कुटज जो है वो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने का प्रतीक है।
द्विवेदी जी ने अपनी प्रौढ़ भाषा से इस विषय का बखूबी विश्लेषण किया है। चलिए दोस्तों, व्याकरण के विषय में भी जान लेते हैं। लेखक ने सुख और दुख को असार माना है। वे इसके विषय में कह रहे हैं कि दुख और सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो नगण्य है। अगर हम दुख को दुख मानते ही नहीं तो सुख का अस्तित्व और दुख को दुख नहीं माने और सुख के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम कभी भी सुख और दुख से प्रभावित ही नहीं होंगे। ये तो हमारे मन के माने की बातें हैं। जो अंततः आत्मविजय, जिन्होंने अपने मन को पर विजय प्राप्त कर ली है, वो सुख और दुख दोनों में एक जैसे रहते हैं और उन पर संसार की किसी भी प्रकार की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह सुखी व्यक्ति है, और जिसका मन दूसरे के अधीन रहता है वही दुखी है। सुखी व्यक्ति किसी की भी खुशामद नहीं करता। इसके विपरीत दुखी व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता और साथ ही साथ वह दूसरों के दोष दर्शन में ही अपना समय व्यतीत कर देता है और दूसरों पर आरोप लगाता रहता है, छोटी छोटी बातें सोचता है, मन ही मन में दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति हर समय इस ताड़ में रहता है कि किस प्रकार दूसरे को धोखा दिया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति स्वार्थ साधना में जीवन व्यतीत करता है वही दुखी रहता है, लेकिन जो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। तो दोस्तों, ये हमने इस गद्यांश की व्याख्या जानी। इसमें विशेष रूप में लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों, कुटज जिजीविषा यानी कि जीने का प्रतीक है। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और लेखक ने अपनी बात विश्लेषणात्मक और तार्किक शैली में कही है। साथ ही साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। व्यक्ति के आडंबर स्वभाव पर लेखक ने एक करारा व्यंग किया है। इस अनुच्छेद में लेखक ने सुख दुख का विश्लेषण किया है। अगला गद्यांश पढ़ते हैं, जो कि मैंने जुबान निबंध से लिया है। केवल स्वाद चखना जीभ का फायदा हो सो नहीं, वरन शरीर के और अंग की अपेक्षा इसके गुण या दोष भी अधिक प्रबल हैं। गांठ का एक पैसा भी बिना गंवाए मीठी जुबान लाखों का फायदा सहज में करा सकती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दई, मीठो वचन सुनाए के यश अपनों कर ले। नुकसान भी, आदमी कड़ई या बद जुबान के पास जाते ही चखते हैं, कटहा कुत्ता से वे सभी से बरकाया जाता है। दोस्तों, इसमें जुबान की महत्ता के विषय में बताया कि हम अच्छा बोलकर किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हैं और बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो हमें लोग दुत्कारेंगे ही। जो ये गद्यांश है यह पंडित बालकृष्ण भट्ट के ललित निबंध जुबान से लिया गया है। बालकृष्ण भट्ट जीभ नामक इंद्रिय का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि जीभ का काम केवल स्वाद चखना नहीं है। जो जीभ है ये कोई सामान्य इंद्रिय नहीं है, यह शरीर के अंगों की अपेक्षा, जो अन्य अंग है उनकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इसके जितने गुण हैं उतने दोष भी हैं। इसी जुबान से हम बड़े फायदे उठा सकते हैं और नुकसान भी बहुत। क्यों? क्योंकि यही जुबान है जो बिना खर्च किए मीठी वाणी बोलकर किसी को भी अपना बनाने की ताकत रखती है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं, कागा काको धन कहरे, कोयल काको दे, मीठो वचन सुनाए के यश अपनों कर ले। यानी कि जो कौवा है वो किसी का कभी बुरा नहीं करता और कोयल कभी किसी का भला नहीं करती, पर फिर भी लोग कौवे को बुरा और कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल अपनी मीठी वाणी से किसी का भी मन हर लेती है। दूसरी ओर यही वाणी है जो अपनी कड़वी बोली से किसी को भी अपना शत्रु बना सकती है और किसी को भी अपना मित्र बना सकती है। इसी जुबान के कारण कोई कड़वे बोल बोलने वालों के पास नहीं जाता। दोस्तों, हम भी कोई कड़वा बोल बोलेगा तो उससे दूर ही हटेंगे और कोई मीठा बोल बोलेगा तो हम उसके पास जाएंगे। जैसे जो कड़वे बोल बोलते हैं उनके पास कोई इस प्रकार ऐसे नहीं जाता जैसे काटने वाले कुत्ते के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि डर लगता है कि वो हमें काट लेगा, इसलिए हम उसे भगाते हैं। ऐसे ही कड़वे बोलने वालों से लोग बचकर रहते हैं। अब हम जानते हैं इसमें लेखक विशेष रूप से क्या कहना चाहता था। जुबान इंद्रिय की प्रबलता का वर्णन है। भाषा विषयानुरूप और गंभीर और व्यंग्यात्मक है। तत्सम शब्दावली है और उसमें उर्दू शब्दों का मिश्रण है।
विश्लेषणात्मक शैली है और साथ ही साथ गांठ का एक पैसा भी गवाए बिना ये मुहावरा भी इसमें प्रयोग किया है। अगला गद्यांश पढ़ रही हूँ दोस्तों। स्पर्श सुख का सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव जीभ जैसा कर सकती है वैसा शरीर के दूसरे हिस्से नहीं कर सकते। इसी से जीभ का रसना यह नाम सब भांति सार्थक है। ईश्वर ना करे रसना किसी की रस के अनुभव में तेज और चोखी हो। चटोरी जीभ लाखों रुपया चाट बैठती है और हवस उसकी नहीं बुहाती। ना जानिए कितने लोग केवल चटोरी जीभ के कारण लाख का घर खाक में मिला सब चाट बैठे। जुआ, शराब, अय्याशी, चटोरापन इन चारों ऐबों में किसी एक का हो जाना बर्बादी के छोर तक पहुंचाने के लिए काफी है। दोस्तों ये जो गद्यांश है इसे भी जबान जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, ललित निबंध, उससे लिया गया है। लेखक ने अन्य इंद्रियों की अपेक्षा रसना इंद्रिय के महत्व को बताया है कि अन्य इंद्रियों का दायरा है, किंतु जो रसना यानी कि जीभ, इस इंद्रिय का प्रभाव सबसे अलग है। जीभ से हम स्पर्श करते हैं। स्पर्श सुख का कार्य त्वचा इंद्रिय का भी है, लेकिन स्पर्श सुख का सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव त्वचा से नहीं होता, वो जीभ से होता है। जीभ का रसना नाम इसलिए ठीक है क्योंकि यह रस को भांप लेती है। यह जीभ सभी प्रकार के रस का अनुभव करने में दक्ष है। ये जीभ बहुत से स्थलों का चटकारा लगा लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। यह जीभ लाखों के घर को खाक कर देती है, यानी कि बुरा बोल के कुछ भी नुकसान इस जीभ के कारण हो सकता है और फिर भी लोगों की हवस नहीं मिटती। यही जुबान जुआ, शराब, अय्याशी, चटोरापन ऐबों से घिर जाती है और फिर सब कुछ बर्बाद कर देती है और इंसान को बर्बादी के छोर तक पहुंचाने में यही जीभ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों इसमें विशेष रूप से जुबान इंद्रिय की प्रबलता का वर्णन किया है। भाषा विषयानुरूप गंभीर और व्यंग्यात्मक है। तत्सम शब्दावली में उर्दू शब्दों का मिश्रण है। विश्लेषणात्मक शैली है। लाख का घर खाक में इस मुहावरे का प्रयोग लेखक ने इस गद्यांश में बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। तो दोस्तों ये हमने आचरण की सभ्यता, कुटज और जुबान, ये जो 3 निबंध है, इनके गद्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। दोस्तों सप्रसंग व्याख्या हर हिंदी के जो पेपर होते हैं उनमें पूछी जाती है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।